अच्छा, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड, एंटी थायराइड ड्रग्स एंड ड्रग्स अफेक्टिंग बोन मिनरलाइजेशन। इसमें हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि हम थायराइड की मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की जो है तो डिजीज़ हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे ड्रग्स भी हैं जो कि हमारी बोन मिनरलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उसको चेंज कर सकती हैं। थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड क्या होते हैं? थायराइड जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। एक साइड पे लोब होता है, एक दूसरे साइड पे, और सेंटर में आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम इस्थिमस कहते हैं, ठीक है। फिर है हार्मोन्स के। ये थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है 3 हार्मोन्स। फर्स्ट जो है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन है जिसको हम T4 कहते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। फिर है ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम T3 कहते हैं, और तीसरा कैल्सिटोनिन है, ठीक है। अब जो T4 है इसको हम कहते हैं थायरोक्सिन, आम ज़बान में थायरोक्सिन। और ये 90% जो है टोटल सिक्रेशन जितनी हो रही है उसका 90% उसमें T4 सिक्रेट हो रहा होता है, ठीक है। और जो वो है T3 जो है वो खाली 9% टू 10% सिक्रेट हो रहा होता है, ठीक हो गया। अब ये T3 और T4 के आपस में बता रहे हैं कि T3 T4 जब रिलीज़ होते हैं तो T4 पूरा 90% होता है उसमें, और T3 खाली 10% होता है। अब सिंथेसिस क्या है, थायराइड हार्मोन बनते कैसे हैं? सिंथेसिस जो इनकी होती है वो थायरोग्लोबिन प्रोटीन में होती है, थायरोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। थायरोग्लोबिन प्रोटीन से ये बनते हैं। और सब्सटेंसेस नीडेड फॉर हार्मोन, और इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, जैसे हमने पढ़ा इसके नाम से पता चला कि टेट्रा आयोडो, तो आयोडीन चाहिए होगा, और थायरोनिन के लिए टायरोसिन चाहिए होगा। तो एक आयोडीन एंड टायरोसिन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आयोडीन जो है तो आयोडीन इज कंज्यूम थ्रू डाइट। आयोडीन हमारी बॉडी को हमारी डाइट से मिल रहा होता है, और फिर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड। तो हम तो आयोडीन खाते हैं, जैसे आयोडीन नमक में और उसमें मौजूद है, तो वो फिर हमारी बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट किस में होता है, आयोडाइड में, और फिर एब्जॉर्ब होता है जीआईटी ट्रैक से, ठीक है। अब टायरोसिन कहाँ से मिलेगा? टायरोसिन भी हमें डाइट से ही मिलता है, ठीक है। टायरोसिन डाइट से मिलता है, और आयोडीन भी। फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉर्मल क्वांटिटीज़, अब कहते हैं कि अगर हम नॉर्मल क्वांटिटीज थायराइड की देख रहे हैं वो कैसे बन रही हैं, तो तकरीबन 1 mg ऑफ आयोडीन जो है वो 1 mg ऑफ आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड। तकरीबन हमें कितना चाहिए, आयोडीन 1 mg चाहिए पर वीक, या फिर 50 mg पर ईयर चाहिए, ठीक है ना। तो थायरोग्लोबिन जो है वो लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमने बताया कि थायरोग्लोबिन सिंथेसाइज करता है इसको, ठीक है ना। थायरोग्लोबिन लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है, इसमें 140 टायरोसिन अमीनो एसिड्स हैं। जैसे हमें पता है प्रोटीन तो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है ना, तो जो थायरोग्लोबिन का जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसमें तकरीबन 140 अमीनो एसिड्स हैं। कौन से वाले, टायरोसिन वाले, ठीक है। जब बन रहा होगा थायराइड सिंथेसिस तो आयोडीन जो है वो अटैच हो जाएगा टायरोसिन के साथ, तो फिर क्या बन जाएगा, जितने ट्राई है ना तो उसकी बेस पर पता चलेगा कि कौन सा वाला बने। ये आगे बताया गया है कि सबसे पहले मतलब हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है जो नज़र आ रहा है, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है ना थायरोग्लोबिन है, कोलॉइड थायरोग्लोबिन, जो कि क्या करेगा, कंबाइन करेगा थायरोसिन को और आयोडीन को, और क्या करेगा, बनाएगा टेट्रा और डाया। कैसे बनाता है, सबसे पहले इसको सिग्नल चाहिए। सिग्नल कहाँ से आएगा, थायराइड को, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और कहेगा कि अब बनाओ, क्या बनाओ, थायरोक्सिन। और फिर ये TSH आता कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी सिग्नल भेजता है थायराइड को कि अब बारी है ये बनाने की, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या करता है, आयोडीन जितने एब्जॉर्ब हुए होते हैं और टायरोसिन उनको कंबाइन करता है, किसके थ्रू, थायरोग्लोबिन के थ्रू। थायरोग्लोबिन जो ग्लाइकोप्रोटीन था, ठीक है। अब ये जब एक कंबाइन होता है तो इसमें 2 चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए एक जो है तो उसमें डाई बन जाएगा, एक टेट्रा, एक मोनो बनता है, एक डाया बनता है, ठीक है। एक मोनो बना है, मोनो आयोडो टायरोसिन, एक है डाई आयोडो टायरोसिन। अब ये बहुत सारे मोनो और डाया बनते हैं, ये नहीं कि खाली एक एक, बहुत सारे मोनो और डाया बन गए हैं। अब अगर डाया और डाया मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, T4 यानी कि टेट्रा, और अगर मोनो और डाया मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राई आयोडोथायरोनिन। अब T3 तो बड़ा कम प्रेजेंट है, लेकिन उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी T4 से काफ़ी ज़्यादा है। सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स में अगर हम पढ़ें तो 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले थायरोग्लोबिन बनाते हैं ना, तो थायरोग्लोबिन की सिंथेसिस होनी चाहिए। उसके बाद आयोडाइड की ट्रैपिंग होती है, मतलब आयोडाइड जो कि ब्लड के थ्रू आ रहे हैं उसको ट्रैप करके अपने पास रखना है थायराइड ग्लैंड ने। फिर उस आयोडाइड की ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। फिर आयोडाइड जो बन गया है, ठीक है, उसको हमने फॉलिक्यूलर कैविटी में डालना है, जहाँ से वो थायरोक्सिन में कन्वर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस आयोडीन इनटू फॉलिक्यूलर कैविटी। अब आयोडीनेशन ऑफ द टायरोसिन, अब जो टायरोसिन है उसके साथ आयोडाइड को मिलाना है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, ठीक है। और कपलिंग रिएक्शन जो आखिर में होते थे, ट्राई और डाई आपस में मिलते हैं, ठीक है। अब क्या है, सिंथेसिस में ये सारा बताया गया है। आयोडाइड आया है, आयोडाइड की ट्रैपिंग हुई है, ट्रैपिंग होगी आयोडाइड की। अब क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मतलब ये इस तरह है ना कि खाया हमने आयोडीन फॉर्म में था, बट एब्जॉर्ब तो आयोडाइड फॉर्म में होगा, तो एब्जॉर्ब होने के लिए आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, बट चाहिए क्या होता है, आयोडीन ही चाहिए होता है। तो अंदर सेल के जाके वो दोबारा से उसकी ऑक्सीडेशन होती है और दोबारा से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। आयोडाइड की फॉर्म में एब्जॉर्ब तो हो जाता है, लेकिन फिर ऑक्सीडेशन होती है दोबारा आयोडीन फॉर्म में करना हो जाता है, क्योंकि हमें आयोडीन चाहिए। ठीक है, ये होगी ऑक्सीडेशन का स्टेप। अब क्या है, ये जाएगा टायरोसिन से मिलने के लिए, और कौन सा स्टेप होगा, आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन की आयोडीनेशन होगी और टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा मोनो और डाया में, और ये हम पढ़ चुके हैं कैसे होगा। ठीक है, बस इसमें ये याद रखने की बात है कि जो ऑक्सीडेशन करा रहा है तो वो थायराइड पर ऑक्सीडेशन एंजाइम है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले एक्शन ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, सेलुलर रिएक्शन हो रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल हो रही है, बहुत सारे, तो उसके ऊपर क्या एक्शन है। थायरोक्सिन विल इंक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कहते हैं कि जितने भी बॉडी टिश्यूज हैं ज़्यादातर में ये इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स। ठीक है ना, इसके अलावा रीजन्स में। ठीक है, और दूसरा बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज करता है कैसे, बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द टिश्यूज। कहते हैं कि हमारी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उन वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहे हैं ना, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन तेज़ी से होंगे। तो ये कैसे ज़्यादा कर देता है, ये उनकी कंजम्पशन ज़्यादा कर देता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन टिश्यूज़ की ज़्यादा कर देता है। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है। द एक्शन दैट इंक्रीजेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब कहते हैं ये एक्शन जिससे ये मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो रहा है, इसको हम कहते हैं कैलोरोजेनिक एक्शन। कैलोरोजेनिक एक्शन, कैलोरोजेनिक का मतलब कि कैलोरीज बन रही हैं। ठीक है ना, कैलोरीज बन रही हैं, जेनिक मीन्स फॉर्मेशन। इन हाइपरथायरॉयडिज्म फॉर एग्जांपल, अगर ये ज़्यादा हो जाए बॉडी में डिजीज़ में, जब ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा सिक्रिएट होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो अगर, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट 60 to 100% तक ज़्यादा हो जाएगा, और वो बंदे बहुत कमज़ोर नज़र आते हैं। ठीक है, कि उनमें बिल्कुल भी कैलोरीज डिपॉजिट नहीं हो रही होती, सारी की सारी जो है तो उनकी रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ज़्यादा। ब्लड लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कहते हैं कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाता है। और साथ में क्या बता रहे हैं कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या काम है, पहले तो बेसल मेटाबॉलिक रेट पढ़ लिया। ठीक है, अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को भी ज़्यादा करता है। ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को भी ज़्यादा करेगा। दूसरा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है कि कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है टू कीप द बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट। तो मतलब जब ज़्यादा सीक्रेट होएगा तो ये क्या करेगा कि हमारी कैलोरी नीड को ज़्यादा कर देगा। जब ज़्यादा डिसीरेक्शन होगा, हमें ज़्यादा कैलोरीज चाहिए। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितने फैट्स कोलेस्ट्रॉल है वो यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कैलोरी जो कि हमें चाहिए फॉर फंक्शनिंग एट रेस्ट। अब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या काम है, ये जब हमारे हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसका काम है वो सारे के सारे ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है, और ज़्यादा भेजना शुरू हो जाता है। नॉर्मली भी जा रहे होते हैं बट ज़्यादा भेजना शुरू हो जाता है। तो एक तो ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल इसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि BMR भी तो ज़्यादा हुआ है ना, मेटाबॉलिक रेट। साथ ही क्या कर रहा है कि ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ है उसको भी तोड़ फोड़ कर रहा है, साथ साथ और ग्लूकोज आ रहे हैं उनको भी भेज रहा है। ठीक है, साथ में ग्लूकोनियोजेनेसिस बना रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि जो बाकी एक कुछ जो थे वो सेल्स के अंदर भेज, जिसमें जो बाकी रह गए उनको ये न्यू चीज़ों में कन्वर्ट कर रहा है। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग टू न्यू थिंग्स, न्यू मीन्स प्रोटीन्स वगैरह में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा कर रहा है। तो अब कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इसका क्या काम हुआ, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को इसने ज़्यादा कर दिया, तेज़ कर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ होना शुरू हो गए। ठीक है, अब क्या है एक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के ऊपर क्या एक्शन करता है, ये जो एथ्रोपोइटिक एक्टिविटी होती है, एथ्रोपोइटिक रेड ब्लड सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, वो एथ्रोपोइटिक एक्टिविटी उसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स का बनना। तो ये उसको क्या करता है, इंक्रीज। थायरोक्सिन accelerates the एथ्रोपोइटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम। जब एथ्रोपोइटिक वो चीज़ होती है जिससे आगे जाके बहुत मुख्तलिफ सेल्स ने बनना होता है, शुरू में हम उनको एथ्रोपोसाइट्स कहते हैं। ठीक है ना, शुरू में उसको क्या कहते हैं, एथ्रोपोसाइट्स, लेकिन वो बाद में मुख्तलिफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ज़्यादातर रेड ब्लड सेल्स। तो जब ये ज़्यादा हो जाएगी एक्टिविटी तो ब्लड में ज़्यादा हो जाएंगे ब्लड के सेल्स, और ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। एक्शन ऑफ GIT के ऊपर कैसे एक्शन करेगा, एपेटाइट को इंक्रीज़ कर देगा। जब तेज़ होगा, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा फूड इंटेक हमें चाहिए, हमें भूख लगेगी, लेकिन साथ ही हाजमा भी जल्दी होगा। हाजमा कैसे जल्दी होता है कि ये जो GIT की सिक्रेशन या मूवमेंट उसको भी साथ ही इंक्रीज़ कर देता है, साथ ही मतलब हाजमा भी हो रहा है, साथ ही हमें भूख भी ज़्यादा लग रही है। ठीक है ना, तो हाइपर सिक्रेशन जो थायरोक्सिन की है वो डायरिया कॉज कर सकती है, और अगर कम हो जाए थायरोक्सिन तो कॉन्स्टिपेशन होगी। अब ये वही बताया हुआ है कि जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, अब वो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का पार्ट है वो एक सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर फर्दर सिग्नल भेजती है TSH के थ्रू थायराइड को। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आया है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस से सबसे पहले पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा है कि TSH भेजो, और थायराइड को कहो कि वो T3 T4 बनाए। समझ आ रही है इस चीज़ की।
उसके बाद T3 T4 बहुत सारे बने और ब्लड में आ गए, ये ब्लड स्ट्रीम है। अब ब्लड स्ट्रीम से TH थायराइड हार्मोन के एक सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं, अगर इनकी लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो सेंसिटिव हैं ये बताने के लिए कि ये ज़्यादा हो गए हैं। तो TH सेंसिटिव सेल्स ने ये मतलब पता करवा लिया ये ज़्यादा हो गए हैं। अब ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा दोबारा से हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कि नेगेटिव फीडबैक देगा कि ज़्यादा हो गए हैं, आप कम करो इन चीज़ों को। तो TRH और TSH कम आएंगे तो थायराइड T3 T4 कम बनाएगा। नॉर्मली इस तरह हमारी बॉडी रेगुलेट करती है। इसको हम क्या कहते हैं, थायराइड एक्सिस। क्या कहते हैं, थायराइड एक्सिस। थायराइड ग्लैंड जो है तो मतलब थायराइड एक्सिस यही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, अब जनरल इसमें लिखा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, बेस ऑफ द ब्रेन के ऊपर, और पिट्यूटरी TSH बना रही है। हाइपोथैलेमस जो है वो स्मॉल पार्ट है ब्रेन का जो पिट्यूटरी से ऊपर प्रेजेंट है, और वो क्या बना रहा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बना रहा है। ठीक है, लो लेवल्स अगर थायराइड हार्मोन्स के डिटेक्ट हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी उसको डिटेक्ट करेंगे कि अच्छा चलो लो हो गए हैं, फिर TRH ज़्यादा रिलीज होगा जो पिट्यूटरी को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, और पिट्यूटरी ज़्यादा रिलीज करेगा TSH को, और जब इंक्रीज लेवल ऑफ TSH होगा तो वो स्टिमुलेट करेगा थायराइड को टू प्रोड्यूस मोर थायराइड हार्मोन्स, देयर बाय रिटर्निंग द लेवल। कहते इसी तरह जो कम हुआ हुआ था लेवल T3 T4 का वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। अब 3 ग्लैंड्स जो हैं वो एक एक्सिस बना रहे हैं। ठीक है, और ये कौन से हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और थायराइड। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं उस डायग्राम की। अब डिसऑर्डर्स रह गए हैं कि इसमें क्या मतलब मसले क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीज सिक्रेशन अगर हो थायराइड हार्मोन्स की तो हम उसको हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। अब हाइपरथायराइडिज्म की हाइपरथायराइडिज्म नहीं, पहले हाइपो बताया गया। अच्छा, हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, फिर दूसरा जो है टू लिटल है, टू लिटल में हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। अब 2 डिजीजेस हैं, एक ग्रीविस डिजीज़ है और हैशिमोटो थायरोइडाइटिस। ग्रीविस डिजीज़ और हैशिमोटो थायरोइडाइटिस। अब हैशिमोटो थायरोइडाइटिस में होता क्या है कि जो एक्यूमुलेशन होती है वाइट ब्लड सेल की और फ्लूइड की, थायराइड के अंदर ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है। थायरोइडाइटिस, थायराइड की इन्फ्लेमेशन की वजह से उसमें वाइट ब्लड सेल्स जमा हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन में आते हैं ना वाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि पैथोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स और फ्लूइड जब जमा हो जाएंगे थायराइड के ऊपर, ठीक है, अब क्या होगा, इसकी वजह से थायराइड की सेल्स डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी और थायराइड फेलियर हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, क्रिटिनिज्म और मैक्सिडेमा क्या है, क्रिटिनिज्म एंड मैक्सिडेमा। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, जब बचपन से ही अगर थायराइड कम हो, लैक ऑफ थायराइड ग्लैंड के ग्लैंड ना हो, या फिर एबनॉर्मल सिंथेसिस हो रही हो थायराइड ग्लैंड की, या डेफिशिएंट हो, TSH ना सिक्रेट होता हो, इफ़ अनट्रीटेड कंजेनिटल, अगर ये हम छोड़ दें तो इससे क्या असर हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उन स्टेजेस के ऊपर। ठीक है, अगर उस टाइम ये कम होगा तो मेंटल रिटार्डेशन और लो ग्रोथ होगी, ग्रोथ हार्मोन भी कम हो जाएगा। ठीक है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को हम हार्मोन रिप्लेसमेंट से सही कर सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट दें तब तक जब तक वो बंदा प्रॉपरली मेंटली मैच्योर और ग्रोथ ना कर ले, तब तक हम उसको ये हार्मोन्स की फॉर्म में देते रहते हैं। एक होता है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड जो है तो वो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिडेमा। मैक्सिडेमा हाइपोथायराइडिज्म ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स में अगर हो, मतलब बड़े बच्चों में या बड़ों में अगर हो, तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो करता है और मैक्सिडेमा कॉज करता है। मैक्सिडेमा क्या है, मतलब जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन कम हो जाता है ना, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी स्लो हो जाती है, तो बॉडी फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। समझ आई, पूरी बॉडी में फ्लूइड जब जमा हो जाता है उसको हम मैक्सिडेमा कहते हैं, एडिमा हो जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो इसकी हैशिमोटो थायराइडाइटिस है, जो कि एक्वायर्ड कॉज है। एक्वायर्ड मतलब इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ जाए कोई, जो कि ऑटो इम्यून में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड अपनी बॉडी की वजह से ख़त्म हो जाता है, इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। हैशिमोटो थायराइडाइटिस जो है वो ज़्यादातर वुमेन में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये डिजीज़ ऑफ वुमेन है, इसको हम इसका नाम। अब ड्वार्फिज्म और क्रेटिनिज्म में फ़र्क क्या है, जो क्रेटिनिज्म था वो कंजेनिटल वाला था और मैक्सिडेमा जो था वो क्या था, एक्वायर्ड वाला था, याद है ना। लेकिन क्रिटिनिज्म में भी हमने पढ़ा कि ये कंजेनिटल है ना, क्रिटिनिज्म में हमने पढ़ा कि कंजेनिटल है तो इसमें लैक ऑफ ग्रोथ होती है, लो ग्रोथ होती है, क्योंकि कंजेनिटली उसमें मेंटल रिटार्डेशन आ सकती है वगैरह। और दूसरे एक्वायर्ड में हमने थायराइडाइटिस का पढ़ लिया। लेकिन अब ये लो ग्रोथ तो ड्वार्फिज्म भी हो सकता है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये थायराइड का मसला है या पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन नहीं भेज रही। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये क्रिटिनिज्म जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी T3 T4 कम है, और ड्वार्फिज्म जो है, ठीक है, ड्वार्फिज्म में क्या है, खाली उसकी ग्रोथ नहीं होती, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है, ग्रोथ हार्मोन नहीं आता पिट्यूटरी से। अब जो ड्वार्फिज्म वाला है वो शॉर्ट स्टेचर का होगा, शॉर्ट लुक, मतलब उसकी सारे बॉडी पार्ट शॉर्ट शॉर्ट होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, स्मार्ट लुक प्रोपोर्शनेट होता। ये दूसरा क्रिटिनिज्म वाला शॉर्ट स्टेचर भी होता है और अगली लुकिंग, और इसके शॉर्ट स्मॉल पार्ट जो हाथों के होते हैं वो अगली लुकिंग होते हैं, सही बने हुए भी नहीं होते। ठीक है, प्रॉपर बने हुए नहीं होते। अच्छा, तो ये डिफरेंस हो गया। अब हाइपरथायरॉयडिज्म है,
हाइपरथायरॉयडिज्म जो है तो इसमें हम ये देख रहे हैं ना कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें जो डिजीज़ पढ़ेंगे वो ग्रीवियस डिजीज़ है। क्या है ग्रीवियस डिजीज़? ग्रीवियस डिजीज़ का दूसरा नाम थायरोक्सीटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो यूनिक एंटीबॉडी की वजह से होता है। जैसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी। अब ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ग्रीवियस डिजीज़ इज एन ऑटो इम्यून डिजीज़। हमारी बॉडी जो है ऐसी एंटीबॉडी बना देती है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी कहते हैं। यानी कि ये एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम ने बनाई है और ये आके थायराइड को बार बार स्टिमुलेट करती है और कहती है कि बार बार सिक्रेट करते जाओ थायरोक्सिन को, और जब थायरोक्सिन ज़्यादा होता है तो ग्रीवियस डिजीज़ हो जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब ये जो एंटीबॉडी है इसने क्या किया है, लार्जर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज़ करवा दिया। इस डिजीज़ में होता क्या है ना कि जो गॉइटर है, ठीक है ना, गॉइटर जिसमें बड़ा हो जाता है थायराइड हार्मोन, ठीक है, गॉइटर इसमें होता है, बट टीएसएच की वजह से नहीं, यानी कि टीएसएच नहीं आ रहा है स्टिमुलेट करने के लिए, बल्कि एक एंटीबॉडी बन गई है हमारी बॉडी में जो कि आ रही है बार बार स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या है जब ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा होगा फटीग, मसल वीकनेस होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी और प्रॉब्लम स्लीपिंग, मसल ट्विचिंग होती रहेगी, ब्रिटल नेल्स जो हैं तो ब्रिटल हो जाते हैं, रेडनेस इन द पाम्स, बल्जिंग आइज़ बाहर की तरफ निकली होंगी, और चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी चेंजेस आती हैं, और इंक्रीज हेयर लॉस ज़्यादा होता है, स्किन थिन हो जाती है, गॉइटर होता है, गॉइटर जो है तो यहाँ पे ये स्वेलिंग हुई भी होती है, थायराइड ग्लैंड की इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकता है इसकी वजह से, और फटीग होती है, और दूसरा एक इरेगुलर हार्ट बीट, क्योंकि हार्ट बीट भी किसके ऊपर, मतलब हमारे को मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हुआ है ना, तो हार्ट बीट भी इरेगुलर हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, और अनइंटेंशनल वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, नर्वसनेस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेबल होता है, और सेंसिटिव टू हीट, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, मूड स्विंग्स होते हैं, हैंड ट्रेमर्स होते हैं इसमें, डायरिया होता है, हमने पढ़ा था ना हाइपर में डायरिया होता है, हाइपर में कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है, तो हाइपर में डायरिया भी हो सकता है, साथ में फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट, यानी जल्दी बड़ा पेशाब जल्दी आता है, उसको हम फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट कहते हैं। अब हाइपो के लिए हम क्या करेंगे, हाइपो के लिए हम उसको थायराइड देंगे, ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन L-थायरोक्सिन देंगे 75 to 200 माइक्रोग्राम्स डेली, ठीक है, और इसके अलावा आयोडीन और टायरोसिन की सप्लीमेंट्स खाने का कहेंगे उसको, सिर्फ ऐसी डाइट बताएंगे जिसमें दोनों चीज़ें मौजूद हों। अब हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि इंटॉलरेंस टू हीट है ना, ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज स्वेटिंग क्यों हुई थी, ड्यू टू वेजोडाइलेशन, बॉडी वेट डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि फैट की मोबिलाइजेशन हो जाती है, फैट जमा नहीं होते, बस फिर यूज़ होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डिक्रीज बॉडी वेट क्यों हुआ था, क्योंकि फैट जमा ही नहीं होते। डायरिया क्यों हुआ था, क्योंकि गट की मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, गट की मूवमेंट तेज हो जाती है, जल्दी हो जाती है, तो डायरिया हो जाता है। दूसरा, मस्कुलर वीकनेस क्यों हुई थी, क्योंकि एक्सेसिव प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हो रही थी, प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो रही थी, ठीक है, तो मसल्स तो प्रोटीन से वाले बने हुए हैं मेजरली, एक्टिन मायोसिन वगैरह, तो मसल वीक हो जाएंगे। नर्वसनेस और फटीग और माइल्ड ट्रिमर इन द हैंड्स, ठीक है, और टॉक्सिक ग्वाइटर इस तरह से नजर आती है इस बंदे का, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, इनलार्ज हो जाता है, और ओलिगोमिन्यूरिया और ओलिगोमिन्यूरिया यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस आहिस्ता कम हो जाते हैं, और एमोन्यूरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। पॉलीसाइथीमिया, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हमारे ब्लड सेल जो हैं वो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है उनका, और टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट है, ठीक है, ये सारे हाइपर के सिम्टम्स हैं। और कहते हैं कि थायराइड फंक्शनल टेस्ट जो कराए जाते हैं फिर इसको चेक करने के लिए, उसमें नॉर्मल रेंजेस ये हैं, TSH नॉर्मली T3 कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम एंटी थायराइड ड्रग्स क्या देते हैं जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो, ठीक है, हाइपर वालों को तो हम थायराइड की सप्लीमेंट्स दे रहे थे ना। अब इसमें क्या देंगे, एक थायोमाइड्स हैं, थायोमाइड्स प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मिथाइल थायोयूरेसिल, या मिथोमजोल और काबीमजोल है, ठीक है, ये दे सकते हैं। थायोमाइड्स को हम कहते हैं थायोमाइड्स। उसके बाद क्या है, बीटा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, जैसे प्रोपेनोलोल देंगे। अब जो प्रोपेनोलोल है ना, तो हमने पढ़ा था ना कि बीटा ब्लॉकर्स हमारे हार्ट पे कैसे एक्ट करते हैं, हार्ट रेट को स्लो करते हैं ना, तो इसमें इरेगुलर हार्ट रेट है तो हम इसको क्या देंगे, बीटा एड्रिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे, जो कि हाइपरथायरॉयड सिम्टम्स को कम करेंगे, जिसमें प्रोपेनोलोल आ जाता है। अब जो थायोमाइड्स हमने पढ़े हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे एक्ट करते हैं। अब द मेजर एक्शन जो इसका है वो प्रिवेंट करता है हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होने देता, हार्मोन की सिंथेसिस हमने पढ़ी थी जिसमें थायराइड पेरोक्सीडेज बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा था रोल, तो ये उस थायराइड पेरोक्सीडेज को जाके इनहिबिट कर देगा, तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी आयोडाइड की, ठीक है ना, तो ब्लॉक हो जाएगा, आयोडीन ब्लॉक हो जाएगा, जैसे कि ये नीचे बताया गया पेरोक्सीडेज चाहिए था हमें आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो अब ये जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो आयोडीन की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, जो ब्लड में T3 T4 होते हैं ना, जो T3 मतलब एक्शन किसका ज़्यादा है, T3 का, हमने पढ़ा था ना, T3 की मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, तो मतलब वैसे तो T4 फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन जब पेरिफेरीज ऑफ द बॉडी पे जाता है ना T4, तो वो T3 में ही कन्वर्ट हो जाता है, ये बात एक एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, ठीक है, जो नीचे बताया गया कि पेरिफेरल टिश्यूज़ में जब जाता है तो T4 भी T3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो T3 में कन्वर्ट हो रहा होता है ना जिस टाइम पे,
जिस टाइम पे T4 T3 में कन्वर्ट हो रहा होता है उस टाइम पे बीटा ब्लॉकर्स और अमायोडारिन और थायोमाइड्स काम करते हैं। समझ आ रही? उस कन्वर्जन के टाइम पे ये तीनों काम करते हैं, ठीक है, और ये बनने नहीं देते T3 को। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया ना थायोमाइड्स का क्या था, उसको ब्लॉक कर देते हैं पेरोक्सीडेज को, और दूसरे वाले का बीटा ब्लॉकर है। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ पार्ट और द थायराइड। कहते हैं कि कभी कभी ना थायराइड को भी रिमूव किया जाता है, सर्जरी वगैरह की जाती है। अब ये दो तरह से हम थायराइड को रिमूव करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, आइदर सर्जिकली और बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड। या तो सर्जिकली हम काट देते हैं ग्लैंड को, या फिर हम क्या कहते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन को इस्तेमाल करते हैं 131 को, ठीक है ना। हम जो है शुआओं के ज़रिए मतलब रेडियो एक्टिव आयोडीन उसकी थायराइड में डाल देते हैं, और फिर शुआओं के ज़रिए रेडियो एक्टिव आयोडीन नंबर 131 डाल के ना, और ये ऐसा आयोडीन होता है जो कि मतलब हम खाते हैं ना, तो ये हमें पता है ना कि सारा का सारा जो आयोडीन है वो कन्वर्ट हो जाता है। हमने पढ़ा है कि सारा का सारा आयोडीन जो है वो जाता है थायराइड में, ट्रैपिंग होती है जहाँ पे अब उसने थायरोक्सिन ने बनना है। तो ये क्या करते हैं, हम रेडियो एक्टिव आयोडीन खिलाते हैं उस पेशेंट को जिसमें हमने थायराइड को ब्रेक डाउन करना है। रेडियो एक्टिव थायराइड में जब जाएगा थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में, जिसमें थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में बनना है इसने, तो अब क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट हाइपोथायराइड होते हैं, इस ड्रग की वजह से हाइपोथायराइड हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब हमने इसको रेडियो एक्टिव दिया ना, अब हम जब रेडिएशंस करेंगे, रेडिएशंस की जाती हैं, फिर इसकी पहले रेडियो एक्टिव देखे ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन, फिर उसकी रेडिएशंस की जाती हैं, तो उसके साथ क्या हो जाता है, सर्जिकली के बजाय डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ग्लैंड को। इस तरह से ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट साथ में बताया गया है कि हाइपोथायराइड हो सकता है ये बंदा, क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल से भी कम हो जाता है उसका थायरोक्सिन लेवल। तो उसको फिर हम लीवोथायरोक्सिन पे डाल देते हैं। लीवो क्या है, एक्सटर्नल थायरोक्सिन हम देते हैं बाय माउथ, ठीक है। ब्लॉकेड ऑफ हार्मोन रिलीज, अब हार्मोन रिलीज को मतलब आयोडाइड जो है वो क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स को इनहिबिट करता है, रिलीज नहीं होने देता। जो हमने दिया है रेडियो एक्टिव वाला उसकी बात हो रही है, ठीक है। ब्लॉकेड ऑफ हार्मोन रिलीज, हार्मोन को रिलीज नहीं होने देता, और आयोडाइड इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम थायरोग्लोबिन बाय मैकेनिज्म नॉट अंडरस्टूड। और इसका अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये जो हमने दिया था आयोडाइड, इसने कैसे उसको स्लो कर दिया। बट हमें ये बताया था सर ने कि मतलब आयोडीन हम जब आयोडाइड देते हैं ना ज़्यादा, जब बॉडी में आयोडाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे ब्रेन ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि चलो बस T3 T4 ज़्यादा हो गए, अभी हमने ज़्यादा नहीं बनाने, तो इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं होते, इनहिबिट हो जाते हैं। दूसरा क्या तरीका है कि हम थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को रोकें। तो सिंथेसिस को रोकने के लिए तो हम पहले पढ़ चुके हैं थायोमाइड्स, ठीक है। थायोमाइड्स क्या थे, प्रोपेरासिल वगैरह, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन का एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इनहिबिट करते हैं, जो कि हमें किस लिए चाहिए था, आयोडीनेशन के लिए चाहिए था, ज़रूरी था, ठीक है। और साथ में आयोडीनेशन भी नहीं होगी, आयोडीनेशन नहीं होगी टायरोसिन की, साथ में कंडेंसेशन जो कि कपलिंग रिएक्शन आखिर में हो रहे थे ना, T3 का भी बन रहा था, T का भी T4 बन रहा था। कपलिंग रिएक्शन वो है कि जब वो मोनो और डाई बन जाते थे, उनके आपस में रिएक्शंस होते तो वो भी नहीं होंगे, वो भी ब्लॉक हो जाएंगे। और क्या ब्लॉक हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें ब्लॉक करती हैं ये थायरोमाइड्स। पहले उसके ऑक्सीडेशन को, जो ऑक्सीडाइज हुए होते हैं उनकी टायरोसिनेशन आयोडीनेशन को भी ब्लॉक कर देते हैं, और जो के हो चुके हों आयोडाइड और फिर मतलब मोनो और डाई में कन्वर्ट हो चुके हों उनकी फिर फर्दर कंडेंसेशन मतलब कपलिंग नहीं होने देती, ताकि T3 T4 ना बने। और तो ये क्या क्या काम कर रहा होता है। सबसे लास्ट वाला जो है वो थायराइड स्ट्रॉम है। थायराइड स्ट्रॉम जो है ना, तो एक्सट्रीम सिम्टम्स के साथ आता है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सट्रीम सिम्टम्स के साथ, उसको हम थायराइड स्ट्रॉम कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट सेम ही है जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हम थायोअमाइड्स और ये देते हैं ना, थायोअमाइड्स और बीटा ब्लॉकर्स, एक्सेप्ट द ड्रग्स आर गिवन इन हायर डोजेस। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स को ज़्यादा डोजेज में मोर फ्रिक्वेंटली देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स वही वाली चीज़ें हैं, मीटाप्रोलोल मोप्रोप्रानोलोल जो है तो वो इफेक्टिव है फॉर ब्लंटिंग द वाइड स्प्रेड सिम्टोमेटिक स्टिमुलेशन। अब हम प्रोप्रानोलोल जो मीटाप्रोलोल दे रहे हैं ना, ये थायरॉयडिज्म को तो कम नहीं कर सकता, थायरॉयडिज्म के लिए तो अपनी ड्रग्स हैं थायोमाइड वाली। इसका काम है कि जो T3 T4 ज़्यादा होने की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हुई भी है ना, हार्ट रेट ज़्यादा हुआ वगैरह वगैरह, वो उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। बीटा ब्लॉकर है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ज़रा कम कर देगा, ब्लंट कर देगा, ठीक है। तो सिम्टम्स थोड़े कम आएंगे। अब एडवर्स इफेक्ट्स क्या है थायोमाइड के, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, थायोमाइड जो हैं तो स्किन रैशेस, फीवर और हेपेटिक एबनॉर्मलिटीज़ कॉज करती हैं। हेपेटिक से वो है मतलब हमारे लिवर के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि लिवर एंजाइम्स को भी कम करती है। बोन मिनरलाइजेशन के ऊपर जो ड्रग्स इफेक्ट करती हैं। अब डिसऑर्डर्स क्या है उसकी, बोन की ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, स्ट्रक्चरली जो है तो वो मतलब ख़राब हो जाता है, बोन में पोर्स बन जाते हैं और बोन मास कम हो जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है ना जिसमें बोन जो है ब्रिडल हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, अब आसानी से टूटती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है। स्पेशली कौन सा हार्मोन इसमें कम हो जाता है ये हम पढ़ेंगे। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से आता है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है। ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन इस तरह से नज़र आती है हमें। पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर आ जाते हैं। तो अब जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, ये पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है। पैराथायरॉयड जो है जो हार्मोन है वो कैल्शियम को कंट्रोल करता है ब्लड के अंदर।
एक तीसरा हार्मोन हमने पढ़ा था जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता था, कौन सा? कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड को हम देखेंगे ना तो ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, वो भी मतलब कैल्शियम के कंट्रोल के ऊपर काम करता है ब्लड में, और पैराथायराइड भी, लेकिन एक दूसरे ऑपोजिट। अब जब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, कब रिलीज होता है? जब हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाए। जब बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम, तो फिर क्या होता है? पैराथायराइड हार्मोन आता है। अब क्या होता है इसके साथ? दिस फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन कैल्शियम। कहते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म जो है, जिससे पता चलता है कि कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम ज़्यादा हो गया, तो ये ज़रूरी है क्योंकि इसी से कैल्शियम मेंटेन होगा और पैराथायराइड हार्मोन की भी सिक्रेशन मेंटेन होती है। ठीक है ना, और इसकी वेरी नैरो नॉर्मल रेंज है। नैरो मीन्स 8.5 से 10.2 नैरो रेंज है। इससे देखिए बहुत कम रेंज है बीच में। ठीक है, अब कहते हैं कि ब्लड फिल्टर करता है पैराथायराइड ग्लैंड, मतलब पैराथायराइड ग्लैंड से जब ब्लड गुजर रहा होता है तो वो क्या डिटेक्ट करता है कि कितना कैल्शियम प्रेजेंट है इस ब्लड के अंदर। अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो जो सेल्स होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के, वो इसको सेंस कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ करते हैं। अब पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ करे हो गया है तो ये सर्कुलेट करेगा और बहुत सारी हमारी बॉडी की जगह हैं वहाँ पे काम करेगा और हमारे ब्लड में कैल्शियम को लेके आएगा हर हाल में। समझ आ रही है? ब्लड में कैल्शियम कम है, हर हाल में लेके आएगा। ठीक है ना, लाइक हर हाल में लेके आएगा, लाइक रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, बोन से भी हटा के लेके आएगा। जो पैराथायराइड हार्मोन है ना, बोन्स से भी कैल्शियम को निकाल के लेके आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस कोज करवा सकता है, बोन्स वीक। व्हेन द कैल्शियम लेवल द ब्लड इज टू हाई, अब जब हाई हो जाएगा फिर द सेल जो है तो वो रिटेक्ट करेंगे और कम पैराथायराइड हार्मोन बनाएंगे। ठीक हो गया, ये था पैराथायराइड हार्मोन। और अगर इसकी हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गई, यानी एक्सेस में आ गया ये, तो उसके क्या होंगे सिम्टम्स? फ्रेजाइल बोन्स, ठीक है, इजीली फ्रैक्चर होंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, क्योंकि हर हाल में ये लेके जा रहा है ब्लड में ना। किडनी में स्टोन्स, ठीक है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम को निकाल रहा है ये ब्लड से और ब्लड ब्लड में लेके आ रहा है, और ब्लड में जब इतना ज़्यादा कैल्शियम आ जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म हुई हुई है ना, इतना ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आएगा ना कि वो किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी और किडनी में स्टोन्स होंगे, एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, अब्डोमिनल्स में पेन होगा और टायरिंग, आसानी से वो बंदा थक जाएगा, वीक हो जाएगा, डिप्रेशन में हो चला जाएगा। बोन एंड जॉइंट्स में हर वक्त उसको पेन होगा क्योंकि कैल्शियम ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है। अब ये डिक्रीज बताया गया है कि अगर कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड उसको डिटेक्ट करता है और क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। पैराथायराइड हार्मोन 3 जगहों पे जाता है, बोन में से कैल्शियम निकालता है, ठीक है ना, ठीक है ना, और किडनी में क्या करते हैं? कैल्शियम की जो है वो है ना एलिमिनेशन, वो कम कर देता है। वो कहते हैं कि किडनी को के बस कैल्शियम को यूरिन में नहीं भेजना, बस बॉडी में ही जमा करना है। समझ आ गई? तो इधर से भी जमा कर रहा है, बोन से भी जमा कर रहा है और इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब, मतलब इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा कर देता है। जो हम खा रहे हैं ना कैल्शियम, तो नॉर्मली हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना ही होता है ना एब्जॉर्ब, बट पैराथायराइडिज्म में ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाता है पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाता है? सीरम कैल्शियम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब क्या है हाइपरपैराथायराइडिज्म में? सेवियर कैल्शियम डिफिशिएंसी, कैल्शियम की डिफिशिएंसी, सेवियर विटामिन डी डिफिशिएंसी। अब क्या होता है कि विटामिन डी जो है तो वो ज़रूरी था हमारे कैल्शियम के लिए। विटामिन डी हेल्प करता था टू मेंटेन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता था ताकि वो एब्जॉर्ब करे कैल्शियम को। विटामिन डी के ज़रिए ही कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है ना, तो अब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन जो है ना तो इसकी हो रही होती है, बट बोन में स्टोर नहीं हो पाता। हाइपरपैराथायराइडिज्म, पैराथायराइड हार्मोन उसको बोन्स में तो स्टोर नहीं होने देता। क्रॉनिक किडनी फेलियर, किडनी जो है तो वो विटामिन डी को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता था जो कि मतलब नॉर्मली हम जो विटामिन डी खाते हैं ना तो वो जो है एक्टिव नहीं होता, किडनी उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो कि हमारी बॉडी फिर यूज़ कर सके। अगर किडनी का फंक्शन ख़राब हो जाएगा हाइपरपैराथायराइडिज्म की वजह से, तो जो विटामिन डी होगा जो कि यूजेबल होता है, जो किडनी यूजेबल बना देती है उसको, वो ख़त्म हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा और कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा हमारी बॉडी में। विटामिन डी काम नहीं करेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो क्रॉनिक किडनी फेलियर जो है वो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म कॉज कर सकती है। समझ आई? अब ये बता रहे हैं कि हाइपरपैराथायराइडिज्म हाइपरपैराथायराइड हार्मोन के अलावा किन वजह से होता है? सेवियर कैल्शियम डिफिशिएंसी हुई तो कम होने की वजह से हाइपरपैराथायराइडिज्म हो गया, या फिर कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशिएंसी, विटामिन डी नहीं ले रहे तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता ना, तो फिर उसकी वजह से भी हाइपरपैराथायराइडिज्म आके रिलीज हो जाता है। ठीक है, या फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर के जो पेशेंट होते हैं वो विटामिन डी को एक्टिव नहीं कर पाते, क्योंकि विटामिन डी को एक्टिव करने वाला तो किडनी है ना। जब किडनी नहीं एक्ट कर रही, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो गया, तो इसकी वजह से जो हाइपरपैराथायराइडिज्म होगा उसको हम सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म कहेंगे। ठीक है, अब जो मेडिकेशन हम लेंगे ट्रीट करने के लिए हाइपरपैराथायराइडिज्म, उसको हम कहते हैं कैल्सीमिमेटिक्स। कैल्सीमिमेटिक्स दे मिमिक द एक्शन ऑफ कैल्शियम ऑन द टिश्यूज। कहते हैं ये बिल्कुल ऐसे काम करेगी जैसे कैल्शियम काम करता है। जैसे इसका नाम क्या है? सिनाकैल्सिट, इसको हम कैल्सीमिमेटिक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट, अच्छा, सिनासैलिड जो है ये देते हैं हम हाइपरपैराथायराइडिज्म के लिए उन लोगों को जिनको क्या हो? क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो एंड हाइपर कैल्सीमिया पीपल विद पैराथायराइड कार्सिनोमा ओनली। कहते हैं ये हम उनको देंगे जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से हाइपरपैराथायराइडिज्म हुआ हो, या फिर जिनको हाइपर कैल्सीमिया हो ड्यू टू क्या
पैराथायरॉयड कार्सिनोमा, पैराथायरॉयड कैंसर की वजह से जिनको हाइपरकैल्सीमिया हो। हाइपोकैल्सीमिया जो है, अगर किसी को हाइपोकैल्सीमिया है तो उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है ना। असल में इसका एक्शन कैल्शियम की जैसा है, बट जब अगर कैल्शियम की सच में कमी होगी तो उसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। पेशेंट जिनमें सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 7.5 हो तो उनको हम नहीं दे सकते सिनासिलेट, ठीक है, क्योंकि ये मिमिक करता है। एक्चुअल में तो ये कैल्शियम नहीं है ना, ये खाली मिमिक करता है कि हाँ कैल्शियम हूँ, मैं कैल्शियम हूँ। और ये हम तब दे रहे थे कि ये ऐसे एक्ट करे कि हाँ मैं कैल्शियम हूँ, कैल्शियम ज़्यादा हो गया, ताकि वो हाइपरपायराइडिज्म ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके फीडबैक के थ्रू। तो हम जब कैल्शियम को ज़्यादा करते हैं तो सिग्नल जाते हैं ना, तो इसी तरह ये कैल्शियम होता तो नहीं है ना, ये कैल्शियम की तरह नज़र आ रहा होता है, तो हमारी बॉडी समझती है चलो जी कैल्शियम आ गया, तो बस पैराथायरॉयड हार्मोन को कम कर देती है। और जब एक्चुअल में हाइपोकैल्सीमिया तो फिर हम ये नहीं देते क्योंकि कैल्शियम है नहीं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है? अच्छा, वो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी स्टोन्स, excess of calcium in the blood will lead to excessive calcium in the urine and which will cause hard deposits of calcium and leads to kidney stones। सीवियस डिजीजेस भी हो सकती हैं, अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है ना तो बीपी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बीपी हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ऑस्टियोपोरोसिस के? किन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है? लो डाइट इन कैल्शियम, कोई अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं लेता, माल एब्जॉर्प्शन, या तो एब्जॉर्ब नहीं होती कैल्शियम, या वुमन में जब एस्ट्रोजन कम हो जाए, जब वो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, यानी पीरियड्स कम होने की तरफ जा रही होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो सबसे बड़ी वजह वुमेन में जब 40 के बाद मेंसेस कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो वो उन्हें जॉइंट और बोन पेन्स होते ही इसी वजह से हैं। और इसी तरह मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर पहले से किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो ज़्यादा रिस्क पे है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। हाइपरथायरॉयडिज्म है, कैल्सिट्रायोल, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में ना खाली T3 T4 ज़्यादा नहीं होते, कैल्सिटोनिन भी ज़्यादा होता है, और कैल्सिटोनिन को हम कैल्सिट्रायोल कहते हैं। अब कैल्सिट्रायोल में जब कैल्सिटोनिन ज़्यादा हो जाता है ना, तीनों ज़्यादा हो रहे हैं, हमने कहा था कि ऑपोजिट एक्ट करता है, कुछ याद है? कैल्सिटोनिन ऑपोजिट एक्ट करता है ना PTH के। अच्छा, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और सर्टेन मेडिकेशंस हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई ले रहा है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। मेन इफेक्ट्स पैराथायरॉयड हार्मोन के ये होते हैं कि वो प्लाज्मा में कैल्शियम को ज़्यादा करता है और कैल्शियम और फॉस्फेट को बोन मैट्रिक्स से निकाल देता है। अच्छा, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट तो पता है क्या होते हैं। बोन जो है तो वो लिविंग टिश्यू है, वो हर वक्त रिपेयर होती रहती है। ओल्ड बोन को रिमूव किया जाता है, न्यू बोन बनती है हर वक्त, और जो सेल्स जो कि खाते हैं इस बोन को, ओल्ड बोन को, उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। और बोन हर वक्त टर्न ओवर होती रहती है, होमोस्टैसिस बनता है, मतलब ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रॉय करते हैं। जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं उनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। यंगर जो पीपल होते हैं जिनमें हेल्दी बोन्स होती है ना, तो उनमें ये जो एक्टिविटी है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बराबर मीन्स जितनी बोन सेल्स बने उतने ही यूज़ हों, ठीक है, तो होमोस्टैसिस रहेगा, परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ड्रग्स कौन सी दी जाती हैं, बस ये पता होना चाहिए। बिसफॉस्फोनेट देते हैं। बिसफॉस्फोनेट्स जो है ना तो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट करवाती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं ड्रग्स? राइजोडोनिक एसिड के अलावा जोल्डोनिक एसिड, ठीक है। इसी तरह एबेंड्रोनेट एसिड 15, मतलब ये जो जोल्डोनिक एसिड है ना, ये वंस ईयरली 15 मिनट्स की इन्फ्यूजन लगाई जाती है, लेकिन एक बार साल में लगाई जाती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम दे सकते हैं उनको, जिसमें हम क्या देते हैं, रेलॉक्सिफिन जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट है। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन भी दे सकते हैं उसको, जिसको हम टेरीपैराटाइड कहते हैं। कैल्सिटोनिन दे सकते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस वालों को ये देते हैं बिसफॉस्फोनेट्स। हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए रेलॉक्सिफिन, पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि टेरीपैराटाइड या कैल्सिटोनिन। बिसफॉस्फोनेट्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है? अब बिसफॉस्फोनेट कैसे काम करता है? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को रोक देता है, जो कि बोन की ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक है। और बोन की रिजॉर्प्शन नहीं होने देता। रिजॉर्प्शन क्या थी? बोन की ब्रेक डाउन, ठीक है। कैल्सिटोनिन और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो पता है कैसे काम करती है, ठीक है ना।